हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है, और उनको समझने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी PDF से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारा है कि क्या, कहाँ, क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन जिनका उत्तर भूगोल देता है, ठीक है ना। हमें इसके अंदर क्या, कहाँ और क्यों इनका उत्तर हमें बताना है। या क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि किस आधार पे हम कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। तो देखो, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, परिपक्व वैज्ञानिक विषयों के रूप में भूगोल के निम्नलिखित 3 तत्वों का या 3 वर्गों का क्या हमें अध्ययन करना पड़ता है। जैसे अगर बात की जाए, पहले हम बात करते हैं क्या। क्या का मतलब क्या होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बच्चों, भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान से जुड़ी होती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रकृति और सांस्कृतिक से संबंधित होते हैं, ठीक है ना, जिनका हम क्या करते हैं, क्या के रूप में देखते हैं। किस में देखते हैं बच्चों, क्या के रूप में, ठीक है। दूसरा बच्चों हमारा कहाँ। कहाँ का मतलब क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। भौतिक और सांस्कृतिक यानी कोई भौतिक यानी कोई पहाड़ है, पर्वत है, तो उसका क्या सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है, इससे जुड़े होते हैं, तो उसे हम कहाँ प्रश्न से संबंधित है वो। तीसरा है बच्चों क्यों, यानी तीसरा क्यों का मतलब क्या है बच्चों, यानी व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य और कारण संबंध से जुड़ा होता है। यानी हम सपोज करो किसी पहाड़ पर्वत की हम व्याख्या कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, ठीक है ना, क्यों बना है, जो हमने क्यों का उत्तर देता है। भूगोल में प्रश्नों का ये तीसरा वर्ग, इसे एक वैज्ञानिक रूप माना गया है। यानी भूगोल में क्या होता है बच्चों, जो तीसरा वर्ग होता है इससे वैज्ञानिक स्वरूप को देखा गया है। क्यों, आखिर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, आखिर हिमालय क्यों बना, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का उत्तर हमें भूगोल देता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख उपशाखाएं शामिल होती है। आप सभी को तो पता है मानव भूगोल क्या होता है बच्चों, भूपृष्ठ पर मानवीय और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। आप सभी को पता है भूगोल को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक होता है मानव भूगोल और एक होता है भौतिक भूगोल। मानव भूगोल का मतलब क्या होता है, यानी संस्कृति का या मानव का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। जैसे वो रहता कहाँ है, ठीक है ना बच्चों, जैसे वो रहता कहाँ है, रहने का, नगर का, रेलवे का, सड़कों का मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, अमानवीय तत्व कहलाते हैं। इसलिए मानव भूगोल में बहुत सारे विषय आते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे इसके अंदर सांस्कृतिक भूगोल आता है, ठीक है ना बच्चों, जैसे इसमें आता है आपका सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल जिसमें नगरों का अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण भूगोल गांव का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक भूगोल मतलब मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कौन कौन से कार्य करता है, तो वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रामीण आपका कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीति भूगोल, ये सारे क्या है बच्चों, मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अब आता है बच्चों हमारा प्रश्न कि हमें मानव भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आखिर हमें भूगोल का अध्ययन करना क्यों चाहिए, ठीक है। तो बच्चों तो भूगोल के अध्ययन के हमारे निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है कि भूगोल के अध्ययन से क्या होता है, मानव समाज में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। और विश्विक शांति हो गया, भाईचारे की भावनाओं को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, हम भूमि पर जो विविधता है उसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ स्थान और समय जैसी जो विभिन्नता है ना, उनको हम आसानी से पता लगा सकते हैं भूगोल को पढ़कर। जैसे अगर समय का एग्जाम्पल बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में दोनों में 2 घंटे का समय अंतराल देखा जाता है, समय का अंतर देखा जाता है। तो हमने समय के बारे में पता लगाया ना, तो ऐसी विभिन्नताओं को हम पता लगा सकते हैं जब हम भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। भूगोल क्या होता है, भूगोल मानचित्र के द्वारा वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर जो अलग अलग प्रकार के जो दृश्य है उसको समझने में क्या करता है, मदद करता है। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे GIS कहा जाता है, संकगणक मानचित्र,
कला, कंप्यूटर जैसे कार्टोग्राफी, दूर संवेदन, ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, कि अध्ययन और कुशलता से प्राप्त राष्ट्रीय विकास में सहयोग की दक्षता प्रदान करता है, जो भूगोल होता है। तो इन सभी के कारण हमें क्या करना चाहिए बच्चों, भूगोल हमें पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा प्रश्न, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, इन दोनों में आखिर अंतर होता क्या है। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है, भूगोल की दो उपागमों का वर्णन कीजिए। तो उपागम बोले हैं, क्रमबद्ध प्रादेशिक उपागम, दोनों का मतलब एक ही है। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो बच्चों देखो, पहला अगर बात की जाए क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है बच्चों, जो क्रमबद्ध भूगोल है, ये जो मतलब थ्योरी है, सिद्धांत है, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। और क्रमबद्ध भूगोल क्या करता है बच्चों, किसी विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करता है, किसी विशिष्ट यानी किसी विशेष भूगोलिक तंत्र का क्या करता है, अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध भूगोल में। क्रमबद्ध क्या है बच्चों, क्रमबद्ध विधि है जो किसी क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेटेड जो रूप होता है ना बच्चों, यानी समांकलित रूप को हमें अध्ययन करने में मदद करता है क्रमबद्ध भूगोल। ये विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है ना। और क्षेत्रीय भूगोल का दृष्टिकोण अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता, जैसे मतलब यहाँ थोड़ी गलती हो गई है बच्चों, जैसे अगर यहाँ तक तो ये हमारा क्रमबद्ध भूगोल है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रादेशिक भूगोल, तो प्रादेशिक भूगोल के जो जनक है बच्चों वो कॉल रिटर है। कौन है बच्चों, कॉल रिटर। यहाँ थोड़ा गलत हो चुका है तो आप देख लीजिएगा, जर्मन के विद्वान कॉल रिटर है, ठीक है बच्चों। अब इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश की सभी भौगोलिक तत्वों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश में कहाँ पहाड़, पर्वत, झरने, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम प्रादेशिक भूगोल में करते हैं, ठीक है। प्रादेशिक एकांकीय रूप है, क्या बच्चों, एकांकीय रूप। एकांकीय मतलब एक एक चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये विधि क्या होती है बच्चों, भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। और ये अध्ययन क्या होता है, मतलब जो प्रादेशिक भूगोल होता है वो अध्ययन, खोज और तथ्यों पर आधारित होता है, ठीक है ना बच्चों, खोज करके। और इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार, ठीक है ना, जैसे जलवायु का अध्ययन करना, इसका एक उदाहरण है प्रादेशिक भूगोल का, ठीक है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी होती है, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी होती है, तो ये प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये विधि किसी प्रदेश के वातावरण और मानव के बीच संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। और इसके साथ इस अध्ययन से क्या होता है, प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है कि कोई क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसीलिए इसे प्रादेशिकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल का आखिर विकास हुआ कैसे। तो बच्चों पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, तो पहली बात क्या हुई थी, यानी सौर पवन के कारण क्या हुआ था, हमारी पृथ्वी से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी वो दूर हो गई थी। और इसके साथ साथ दूसरी अवस्था में क्या हुआ बच्चों, पृथ्वी ठंडे होने लग गई थी। कहने का मतलब क्या है, आरंभ में जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो उस समय क्या हो रहा था, हमारी पृथ्वी जलता हुआ लावा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लग गई तो पृथ्वी के ठंडे होने के कारण क्या हुआ कि विभेदन की क्रिया हुई। और विभेदन की क्रिया के कारण क्या हुआ, जो भारी पदार्थ थे जो पृथ्वी के अंदर चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के बाहर आ गए। और इन हल्के पदार्थों में इनमें आ रही थी बहुत सारी गैसें हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जो जलवाष्प के रूप में क्या होती बाहर निकल रही थी, जिनमें जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था। अमोनिया मतलब क्या था बच्चों, अधिक मात्रा में निकला था, लेकिन उस समय ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, ऑक्सीजन बहुत ही कम था। तीसरी अवस्था में क्या हुआ था बच्चों, पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, जिसके कारण क्या था, जो वाष्प था और गैसें थी ये बड़ी मात्रा में बाहर निकल रही थी। और ये जलवाष्प क्या हो गया बच्चों, संघनित होकर क्या हुआ, वर्षा के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर लगातार करोड़ों, लाखों, करोड़ों सालों तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिससे क्या हुआ, हमारी पृथ्वी पर महासागर बनने लग गए और महासागर में जीवन का विकास होने लगा था। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 360 करोड़ साल पहले होने लगा था बच्चों, ठीक है ना। और जीवन विकसित होने के पश्चात क्या हुआ बच्चों, हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। और प्रकाश संश्लेषण से क्या हुआ, पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हुई बच्चों, बढ़ गई। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास हुआ। एक क्वेश्चन ये भी ज़्यादा पूछा था, ब्रह्मांड के विस्तार में बिग बैंग का सिद्धांत क्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर बिग बैंग का सिद्धांत देखा जाए तो 1920 में इसे एडविन हब्बल द्वारा दिया गया था बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है। इनके अनुसार क्या हुआ था, हमारी पृथ्वी पर जो विकास हुआ है, समय बीतने के साथ आकाशगंगा आगे बढ़ती जा रही है। और ये सिद्धांत इन्होंने जो कहा है बिग बैंग का सिद्धांत का है। इसके अंतर्गत बेसिकली था क्या, इन्होंने ये कहा था कि बेसिकली क्या हुआ है कि जिन पदार्थों से हमारा ब्रह्मांड बना है
वो सभी के सभी पदार्थ जो थे वो समस्त एक एकांकीय परमाणु में समाहित थे। मतलब एक छोटे से परमाणु के कण से क्या हुआ है, हमारे पूरे के पूरे किसमें ब्रह्मांड का विकास हुआ है, जिसका आयतन तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक सूक्ष्म था, लेकिन घनत्व बहुत ज़्यादा था, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसमें इस परमाणु में क्या होता, ऊर्जा ज़्यादा संचित मतलब ऊर्जा ज़्यादा अवशोषित होने के कारण क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और विस्फोट की केवल 1 सेकंड बाद ही क्या हुआ बच्चों, सिर्फ 1 सेकंड बाद ही हमारे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया था। इसे हम एक तरीके से समझ सकते हैं, आपने देखा होगा एक गुब्बारा देखा होगा, तो गुब्बारे के ऊपर कभी आप डॉट डाल दोगे, डॉट डालने में उसे फुलाओगे तो गुब्बारे का क्षेत्रफल क्या होगा, जो डॉट डाला होगा उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड भी गुब्बारे के समान था। जब वो परमाणु के कण का विस्फोट हुआ, तीसरे विस्फोट हुआ, इससे क्या हुआ, हमारे पूरे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, और ये विस्तार आज भी लगातार जारी है। ठीक है ना बच्चों। और बिग बैंग आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ था, और 3 लाख वर्ष पहले हमारे विश्व का जो तापमान था वो 4500 केल्विन क्या हो गया था, केल्विन कम हो गया था। ठीक है बच्चों। और ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है आकाशगंगाओं का विस्तार, और ये बात कही जाती है हमारी आकाशगंगा का आज भी विस्तार, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, आज भी बिग बैंग का सिद्धांत हो रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच अंतर हमें बताना है। तो चलते हैं बच्चों, बताते हैं। आप याद रखना, इसे हम देखिए, यहाँ मैंने 2 डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसे समझना। 1 मिनट। तो एक ये रहा डायग्राम, एक ये रहा। ठीक है बच्चों, ये रहा और ये। ठीक है। तो आप सभी को पता है ये हमारा सेंटर वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं क्रूड। ठीक है ना। इस वाले भाग को कहते हैं मेंटल। तो जो क्रूड वाला भाग है, क्रूड का जो इस वाला आंतरिक भाग तो ठोस है, लेकिन ये वाला भाग क्या है बच्चों, तरल अवस्था में। अब कोई भी, जैसे कोई मतलब इधर कोई तरंगें उत्पन्न होंगी, ठीक है ना, तो सपोज करो मैंने इसे माना पी तरंग, तो पी तरंग हमारे धरातल पर क्या होंगी, सबसे पहले ज़मीन पर सबसे पहले पहुंचेंगी। इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों, इसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं। लेकिन जो एस तरंगे होती है ना बच्चों, एस तरंगे क्या होती है, हमारी पृथ्वी पर अगर देखा जाए, पृथ्वी पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है। देखिए पी तरंगे क्या होती हैं, तेज गति से होती है ध्वनि, और ये क्या होती है, धरातल से पहले पहुंचती है। लेकिन जो एस तरंगे होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, पी तरंगों के बाद पहुंचती है हमारे। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, पी तरंगे क्या होती है, ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, और एस तरंगे सागरीय तरंगों के रूप में होती है। और ये अगर देखा जाए पी तरंगे, तो पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस, यानी तीनों माध्यमों, तीनों पदार्थों से होकर गुजर सकती हैं। लेकिन एस तरंगे क्या होती है बच्चे, केवल और केवल ठोस अवस्था से ही गुजर सकती हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि पी तरंगे क्या होते हैं, पी तरंगों में कंपनों की दिशा उत्पन्न तरंगों की दिशा समानांतर होती है। ठीक है ना। एस तरंगों में कंपन की दिशा समानांतर बनती है। इसके साथ साथ ये शैलें क्या होती है, संकुचन और फैलाव का उत्पन्न करती हैं। लेकिन एस तरंगे क्या होती है, शैलों के उभार और गर्त उत्पन्न कर देती हैं। कौन सी, एस तरंगे। तो ये होता है बच्चों दोनों तरंगों में अंतर, एस तरंगे और पी तरंगों में। अब बात करते हैं बच्चों भूकंप और भूकंप, यानी भूकंप का मतलब क्या होता है। अगर बात की भूकंप का साधारण शब्द का मतलब क्या होता है, भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होना। ठीक है ना। और इसका प्रभाव क्या होगा बच्चों, भूमि हिलने लग जाएगी। ठीक है। धरातलीय विसंगति होगी, भूस्खलन जैसी स्थिति बन जाएगी, मृदा द्रवण होगा, धरातलीय विस्थापन होगा। ठीक है ना। हिमस्खलन हो जाएगा, बांध टूटने लग जाएंगे, आग लग जाएगी, बिजली के खंभे गिर जाएंगे, घर के सामान क्या हो जाएंगे बच्चों, ज़मीन पे गिरने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, प्रभाव होते हैं किसके बच्चों, आपके भूकंप के। ठीक है। आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बैथोलिथ और लैखोलिथ के बारे में। बैथोलिथ क्या होता है बच्चों, ऊपर पट्टी में मैग्मा का गुंबदकार ठंडा हुआ पिंड जो कई किलोमीटर की गहराई में क्या होता है, विशाल क्षेत्र में फैल जाता है। इसे वो क्या होता है, बैथोलिथ कहलाता है। बैथोलिथ जैसे क्या होता है, सपोज कोई पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जब ये मैग्मा यहाँ से आया और आने के बाद यहीं एक चादर के रूप में क्या हो, फैल गया। ठीक है ना, गुंबद रूपा आकृति में फैल गया, तो इसे हम कहेंगे बैथोलिथ। क्या कहेंगे बच्चों, बैथोलिथ। लैकोलिथ बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाला मैग्मा है, गुंबदकार पिंड है, जिनका क्या होता है, जिनका तल बच्चों क्या होता है, काफ़ी समतल होता है। तल क्या होता है, समतल होता है, और एक नली होती है जिसमें मैग्मा ऊपर की ओर जाता है। इन दोनों भू आकृतियों में मुख्य अंतर इनकी गहराई है। ठीक है। सबसे मेन अंतर क्या है बच्चों, है तो दोनों गुंबदनुमा, लेकिन गहराई क्या होती है, लैकोलिथ की ज़्यादा होती है और बैथोलिथ की कम होती है। अब बात करते हैं बच्चों आखिर भूकंप के बारे में
कि आखिर जो अब बात करते हैं भूकंप के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आज सभी को पता है पहला होता है विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप क्या होता है बच्चों कि इसके अंतर्गत क्या होती है, जो चट्टानें क्या होती है बच्चों, सरक जाती हैं। ठीक है ना, क्या होती है बच्चों, जब चट्टानें सरक जाती हैं, यहाँ महाद्वीप या महासागरीय जो प्लेटें एक दूसरे से जब टकराने लग जाती हैं तो क्या होता है बच्चों, भूकंप उत्पन्न होता है। और इस भूकंप को क्या कहते हैं हम लोग, विवर्तनिकी भूकंप के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है बच्चों ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है बच्चों, ये ज्वालामुखी भूकंप मतलब क्या होता है कि एक विशिष्ट वर्ग की विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ना बच्चों, जिनमें हमेशा ज्वालामुखी बाहर निकलता रहता है, तो कई बार वो विस्फोट हो जाते हैं, जिसके कारण आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखी भूकंप। एक होता है नियात भूकंप। नियात भूकंप का मतलब क्या होता है बच्चों, कई बार हम लगातार ज़्यादा समय तक हम लोग क्या करेंगे, अगर खुदाई की जाए, ठीक है ना, ज़्यादा समय तक खुदाई की जाती है तो भूमिगत जो छत होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, ढह जाती है। जिससे क्या होता है, भूमिगत छत ढह जाने के कारण हल्के जो झटके महसूस किए जाते हैं आसपास में, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, निपात भूकंप कहा जाता है, सॉरी नियात भूकंप कहा जाता है। एक होता है विस्फोटक भूकंप। ठीक है बच्चों, विस्फोटक भूकंप क्या होता है, यानी परमाणु और रासायनिक कभी विस्फोट नहीं होता। जैसे कहीं परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना, तो कहीं परमाणु परीक्षण जब किया जाता है तो आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु या रासायनिक भूकंप कहते हैं, विस्फोट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट आता है बांध जनित भूकंप। अब बांध जनित भूकंप का मतलब क्या होता है बच्चों, तो बांध जनित भूकंप क्या होता है, जो भूकंप बांध के बड़े बड़े क्षेत्रों में आते हैं। कई बार क्या होता है, बांध टूट जाते हैं, तो बांध टूट जाने के कारण क्या होता है, आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बांध जनित भूकंप। ठीक है बच्चों, जो भूकंप बांध के बड़े क्षेत्र में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। उदाहरण के लिए माना जाता है कि लातूर में भूकंप तैरना नदी पर बांध बनाने से आया था। लातूर एक जगह है, महाराष्ट्र में है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार बताइए। तो आप सभी को पता है ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। इससे क्या होता है, भूपटल पर अचानक क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, जिसके द्वारा जो लावा होता है ना, वो जिसमें लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर, ये सब बाहर निकलते हैं, और इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक प्राकृतिक नली द्वारा निकलती हैं, जिसे हम और इसी छिद्र को क्या कहते हैं हम लोग, ज्वालामुखी कहते हैं। देखो इस टाइप से होता है ज्वालामुखी। तो पहले अगर बात की जाए, पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है बच्चों, इस प्रकार की ज्वालामुखी में हमेशा क्या होता है, विस्फोट या उद्भेदन जैसी क्रिया होती रहती है, और इनका मुख जो होता है हमेशा क्या होता है, खुला होता है। जैसे इटली में एक ज्वालामुखी जिसे एटना ज्वालामुखी कहते हैं बच्चों, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी है बच्चों, हमारे भारत के अंडमान निकोबार में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं बैरन द्वीप। एक होता है बच्चों प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, ऐसे इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक कोई भी उद्भेदन नहीं होता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक कोई भी क्या होता है बच्चों, मतलब जो लावा है बाहर नहीं निकलता है, किंतु इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। और ऐसी संभावना जैसा कभी भी अचानक क्रियाशील हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी कभी भी क्रियाशील हो सकते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा जन धन की हानि होती है। ठीक है बच्चों, इटली का जो विसुवियत ज्वालामुखी इसी का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात, नेक्स्ट हमारा एक और है बच्चों, एक होता है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है बच्चों, विस्फोट पूरी तरीके से बंद हो जाता है और भविष्य में इसके फटने की संभावना नहीं रहती। ठीक है ना, जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जाते हैं। आखिर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ कैसे, इसके बारे में क्या प्रमाण दिए जाते हैं। तो अगर बात की पहले बच्चों से देखा जाता है महाद्वीपों की साम्यता कह लो या समानता कह लो। यदि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, महाद्वीपों की अगर और ध्यान से देखेंगे तो उसके आमने सामने की जो तट रेखा अद्भुत क्या है बच्चों, समानता दिखेगी। जैसे अगर मैंने यहाँ देखा, यहाँ ब्राज़ील है और आप इधर देखो अफ्रीका है, तो इसमें आप इन दोनों में देखो आसानी से आपको क्या दिख जाएगी, समानता दिखाई दे देगी। ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी ये दोनों ही भूखंड आपस में कभी ना कभी जुड़े होंगे। दूसरा है महासागरों पर चट्टानों की आयु में समानता। कहने का मतलब क्या है, वर्तमान में दो महाद्वीप एक दूसरे से क्या है, दूर है।
अगर उनकी चट्टानों की आयु में देखा जाए तो उनमें हमें समानता मिलती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल क्या है बच्चों, हमें ब्राज़ील में भी पाए गए हैं और अफ्रीका में भी पाए गए हैं, जो इस बात को साफ बताते हैं कि ये दोनों ही महाद्वीप क्या थे, प्राचीन काल में एक साथ साथ थे। तीसरा आता है बच्चों टीलाइट। टीलाइट का मतलब क्या होता है, ये हिमानी निक्षेपण से बनता है, ठीक है ना। ऐसे निक्षेपण के प्रतिरूप हमें कहाँ बच्चों 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिले हैं। इससे पता चलता है कि कभी ना कभी ये प्राचीन समय में ये स्थलखंड एक साथ होंगे। चौथा आता है बच्चों प्लेसर निक्षेप। तो प्लेसर निक्षेप का मतलब क्या होता है, यानी सोना युक्त शिराएँ। तो सोना युक्त शिराएँ हमें ब्राज़ील में भी पाई गई हैं और सोना युक्त शिराएँ हमें कहाँ पाई है बच्चों, अफ्रीका के घाना में भी पाई गई हैं। तो ये दोनों ओर यानी दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका, यानी ये दोनों ओर दिखाते हैं कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका ये दोनों कभी ना कभी एक साथ थे, ठीक है ना बच्चों। और जीवाश्मों का वितरण, कुछ महाद्वीप पर ऐसे जीवों के अवशेष पाए गए हैं बच्चों जो वर्तमान में उसी स्थान पर नहीं पाए गए हैं, कुछ ऐसे पाए गए। ये सभी चीज़ें सिद्ध करती है कि कभी न कभी जो महाद्वीप हैं ये कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारण बताइए और ये कारक किस तरह मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। तो अगर पहला होता है बच्चों जलवायु। जलवायु मृदा के निर्माण में बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी होती है। कैसे? जलवायु मूल शहरों के क्या करती है बच्चों, अपक्षय को प्रभावित करती है। अपक्षय मतलब चट्टानों को टूटना फूटना। अधिक वर्षा क्या करती है, मिट्टी में हुमस की मात्रा को बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और जो मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा होता है बच्चों मूल पदार्थ, यानी जिस प्रकार के चट्टानों का अपक्षय होता है उसी प्रकार की मिट्टी का भी होता है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत में मिट्टी वहाँ का आधार शैल, मतलब आधार क्या है, शैलों के कारण है। जैसे काली मिट्टी है तो आग्नेय शैलों के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी काली मृदा का निर्माण होता है। तीसरा होता है बच्चों उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है, पहाड़ी भागों में मिट्टी की जो परत क्या होती है काफ़ी पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में पतली क्या होती है, मृदा या मिट्टी की परत क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो उच्चावच भी क्या करता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट जैविक क्रियाएं। जैविक क्रिया का मतलब क्या है बच्चों, वनस्पति आवरण और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को काफ़ी ज़्यादा क्या करती है बच्चों, उपजाऊ बनाती है। और पांचवा आता है समय। समय क्या होता है, आप सभी को पता है बच्चों, मृदा की एक परत बनने में कई सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, मृदा की केवल एक परत बनने में, तो उन्हें काफ़ी लंबा ज़्यादा समय लगता है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, मृदा के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल के संगठन को संक्षेप में समझाइए या व्याख्या कीजिए। अब आइए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर देखा जाए हमारे वायुमंडल के बारे में, तो आप सभी को पता है हमारे वायुमंडल में गैस, जलवाष्प, धूलकण से बना हुआ है हमारा वायुमंडल, ठीक है बच्चों। जिसमें वायुमंडल की गैसों का अधिक भाग कौन सा है, नाइट्रोजन है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% है। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, हमारे वायुमंडल में 20.95, 2095, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, ओजोन भी है। ये सभी गैसें हमारे क्या है, वायुमंडल में उपस्थित है। जलवाष्प, यानी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है बच्चों। जलवाष्प क्या होता है, सूर्य ताप का कुछ भाग सोख लेता है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी क्या अधिक ग्रहण करता है। इस तरह पृथ्वी को अधिक गर्म और ठंडी होने में क्या होता है, जलवाष्प काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा आता है बच्चों धूलकण। धूलकण का मतलब क्या है, आप सभी को पता है धूलकण आर्द्रता को क्या करते हैं, ग्रहण करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसी से क्या होता है बच्चों, मेघों यानी बादलों का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से धूलकण भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हमारे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो आप सभी को पता है कि तापमान और वायु दाब के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारी वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों, 5 परतों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई बच्चों 13 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक होती है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या होती हैं बच्चों, क्षोभमंडल में ही होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, ठीक है। इसीलिए क्षोभमंडल को काफ़ी ज़्यादा मानव के जीवनदायिनी परत के रूप में ही माना जाता है और मानव के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। दूसरा आता है बच्चों समताप मंडल। समताप मंडल अगर देखा जाए, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 50 किलोमीटर तक है। और इसके निचले भाग यानी 20 किलोमीटर में तापमान में कोई भी परिवर्तन, ना तापमान बढ़ता है ना तापमान घटता है, तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समताप मंडल कहा जाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि आती है। इस परत के निचले भाग में ओजोनी गैस पाई जाती है, यानी समताप मंडल के नीचे क्या होता है, ओजोन परत या ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, वापस भेज देती है,
ठीक है बच्चों। तो समताप मंडल याद है, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। तीसरा आता है बच्चों मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच होता है। इस परत में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आता है बच्चों, गिरावट आती है। चौथे की अगर बात की जाए, चौथा हमारा है बच्चों आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल क्या होता है, इसका विस्तार 80 से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, यहाँ उपस्थित जो आपकी गैस है ना बच्चों, गैस या धूलकण है, ये क्या करते हैं, इसी की वजह से क्या कहा जाता है, इसे आयन मंडल कहा जाता है। और आयन मंडल से क्या होता है बच्चों, हमारी पृथ्वी से जो रेडियो एक्टिव तरंगे जो भेजी जाती हैं, तो आयन मंडल उसे वापस क्या कर देता है, भेज देता है, जिसके कारण हम फ़ोनों पे बात कर सकते हैं। अगर आयन मंडल नहीं होता तो हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे। एक होता है बाह्य मंडल। तो बच्चों आयन मंडल के बाद क्या आता है बच्चों, बाह्य मंडल आता है। और बाह्य इस मंडल में बहुत ही मतलब जो इस मंडल में क्या होता है बच्चों, इस परत में वायु बहुत ही ज़्यादा विरल यानी बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो बच्चों पृथ्वी पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से बच्चों, आपसे बताएं। ऊष्मा किसी पदार्थ से कणों में अणुओं की गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने को दर्शाता है, जिसे हम डिग्री में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है बच्चों अक्षांश, यानी किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर द्वारा प्राप्त सूर्यताप पर निर्भर करता है। सूर्यताप की मात्रा क्या होती है बच्चों, अक्षांश पर ज़्यादा होगी तो कॉमन सी बात है, वहाँ तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऊंचाई भी क्या करती है बच्चों, तापमान को क्या करती है, ज़्यादा प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, आप सभी को तो पता होगा कि वायुमंडल पार्थिव विकिरण के कारण क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। यही कारण है समुद्र का तल के पास के स्थान क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। मतलब जिन क्षेत्रों में समुद्र जो होते हैं ना, समुद्री क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और ऊंचे भागों में तापमान क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है, जैसे सूर्य से किरण आएगी तो किरण आने के बाद क्या होगी बच्चों, हमारी ज़मीन क्या होगी, गर्म होगी। और ज़मीन जब गर्म होगी तभी क्या होगा, इससे हमारा वाष्प निकलेगा, यानी गर्मी निकलेगी, जिससे हमारा वायुमंडल क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचाई क्षेत्रों में इतना तो ऊपर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण यहाँ तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, तापमान क्या होगा, इन क्षेत्रों में कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा से महत्वपूर्ण कारक कौन सा, समुद्र के स्थान से दूरी है। ठीक है, क्योंकि स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और समुद्र के निकट के क्षेत्र क्या होते हैं, समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव दिखाई देता है। और समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में तो जो तापमान देखा जाता है बच्चों, सम होता है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होता है। वायु सहित या महासागरीय धाराएं भी, ये देखो ठंडी और गर्म वायु धाराएं क्या करती हैं, अपने निकट के क्षेत्रों में तापमान को क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार क्या होता है, ठंडी और गर्म वायु धाराएं क्या करती हैं, मतलब आसपास के तटों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। गर्म धारा होगी तो आसपास में क्या होगा, गर्म वातावरण होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, तापमान के व्युत्क्रमण और तथा प्रतिलोम किसे कहते हैं, और तापमान के मतलब के आवश्यक दशाएं बतानी है। तो देखो हम लोगों ने नॉर्मली हमने पढ़ा है कि ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है बच्चों, घटता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में तापमान क्या होता है बच्चों, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जिसे हम तापमान का क्या कहते हैं बच्चों, व्युत्क्रमण कहते हैं। अब तापमान का व्युत्क्रमण होता कैसे है, जैसे लंबी रातें। लंबी रातों का मतलब क्या है, लंबी रातें पृथ्वी दिन के समय क्या होती है बच्चों, यानी दिन के टाइम सूर्य क्या, हमारी पृथ्वी क्या होती है, ताप को ग्रहण करती है। और रात के समय क्या होती है, ये ताप को छोड़ देती है। तो जब रात के समय ताप छोड़ देगी तो जिसके कारण हमारी पृथ्वी का ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर वाली जो वायुमंडल होगा ये क्या होगा बच्चों, गर्म होगा। जिसके कारण ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, यहाँ जब जाओगे तो तापमान क्या होगा बच्चों, गर्म होगा, नहीं होगा। तो पहला कारण ये है, ठीक है बच्चों, कि रात्रि के समय क्या होता है, ताप पृथ्वी हमारी छोड़ती है, जिससे हमारी रात के समय पृथ्वी क्या ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर की वायु क्या होती है, हमेशा गर्म रहती है रात के समय। दूसरा होता है बच्चों स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश क्या कहता है, भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी से के ठंडा होने के लिए स्वच्छ आकाश और मेघ रहित आकाश का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेघ क्या करता है बच्चों, सूर्य के किरणों में बाधा डालते हैं और पृथ्वी और उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने में रोकती है। शांत वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच क्या होता है बच्चों, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे क्या होता है, नीचे वाली वायु ठंडी नहीं हो पाती है और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, शांत वायु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तापमान के व्युत्क्रमण के लिए। नेक्स्ट कारण है बच्चों यहाँ कि शुष्क वायु में ऊष्मा के ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आप सभी को पता है, शुष्क जो वायु होगी तो शुष्क वायु क्या करती है, वायु मतलब ऊष्मा को जल्दी ग्रहण कर सकती है, जिससे तापमान की ह्रास
दर में कोई परिवर्तन नहीं आता और शुष्क वायु भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती और ठंडी होकर क्या करती है बच्चों, तापमान में स्थिति पैदा कर देती है। नेक्स्ट कराना था बच्चों हिमछादन। हिमछादन मतलब जो हिम होती है ना, हिम क्या करती है, सूर्य की किरणों को क्या करती है, वापस ज़्यादातर भाग वापस परावर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का विक्रमण होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में साल भर विक्रमण होता रहता है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कोरियोलिस बल जो है, कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप सभी को पता है कि नहीं, वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित हो जाती हैं और पवनों के इस विक्षेपण को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव के कारण क्या होता है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है ना। और कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है बच्चों, विषुवत वृत्त पर, जो विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त पर क्या होता है, शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है पवनों का जो वेग होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो कोरियोलिस बल का जो सिद्धांत है ये फेरल ने दिया था, इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। कोरियोलिस बल का जो प्रभाव होता है बच्चों वो क्या होता है, अक्षांशों पर समानुपात में बढ़ता रहता है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्थल समीर और समुद्र समीर में अंतर क्या होता है। तो बच्चों ये क्या, अगर स्थल समीर की बात की जाए, ये पवनें क्या होती है, रात के समय क्या होती हैं। अगर बात की जाए, सपोज करो मैंने इधर क्या बना दिया, जैसे उदाहरण के लिए ये हमारा पानी है और ये हमारा क्या है बच्चों, स्थल है। तो स्थल समीर में क्या होती है, ये जो पवनें होती है स्थल से क्या होती हैं बच्चों, समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है। और रात के समय क्या होता है, जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र क्या होता है, देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, समुद्र पर निम्न वायु दाब बन जाता है। ठीक है ना। दूसरा है बच्चों स्थल समीर। अब स्थल समीर, समुद्र समीर में क्या होता है कि जो पवनें यानी दिन के समय क्या होता है, समुद्र से जो पवनें क्या होती है स्थल की ओर चलती है। और दिन के समय क्या होता है, जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा जो स्थल होता है वो क्या होता है बच्चों, जो स्थल होता है ना वो मतलब जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है, और जिससे क्या होता है, स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, ये पवनें इन्हीं पवनों के कारण। ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्थल समीर और समुद्र समीर कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों पवनों के प्रकार बताइए, आखिर पवन होते कितने प्रकार के हैं। तो अगर बच्चों पवनों के बारे में बात की जाए तो पहला जैसे होती है भूमंडलीय पवनें। भूमंडलीय पवनें क्या होती हैं बच्चों, ये वह पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा की ओर चलती रहती हैं, जिन्हें हम भूमंडलीय पवनें कहते हैं। और ये उच्च वायुदाब से क्या होते हैं, निम्न वायुदाब की ओर नियमित रूप से चलती रहती हैं। और इसके साथ साथ भूमंडलीय पवनें 3 प्रकार की होती है, जैसे सन्मार्गी पवनें होती है, व्यापारिक पवनें होती है और पछुआ पवनें होती है और ध्रुवीय पवनें होती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की पवनें, मतलब 3 प्रकार की मुख्य पवनें होती हैं। एक होता है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें क्या होते हैं, जो मौसम के अनुसार, मौसम और समय के अनुसार अपना क्या होता है बच्चों, मार्ग बदलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मानसूनी पवनें कहते हैं। और स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये गर्म और ठंडा, या ये क्या होता है, स्थल के या भूतल के गर्म और ठंडा होने से उत्पन्न होती हैं। और ये पवनें स्थानीय रूप से सीमित रहती हैं, मतलब स्थानीय क्षेत्र में ही क्या होती है, सीमित रहती हैं। जैसे लू हो गया, चिनुक हो गया, मिस्टल हो गया, इस प्रकार की जो पवनों को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्थानीय पवनें कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों वताग्र के बारे में कि आखिर वताग्र होता क्या है। तो 2 भिन्न यानी 2 अलग अलग वायु राशियों के मिलने पर जो मध्य सीमा को क्या कहते हैं, यानी एक मैंने बोला ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है। तो बच्चों अगर ये गर्म हवा और ठंडी हवा के जो मध्य का भाग होगा इसे ही क्या कहेंगे बच्चों, वताग्र कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, वताग्र कहा जाता है। अब वताग्र के बच्चों 4 प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है बच्चों शीत वताग्र। शीत वताग्र का मतलब क्या होता है, जब शीतल वायु राशि क्या करती है, उष्ण वायु राशि के ऊपर चली जाती है तो उसे हम शीत वताग्र कहते हैं। क्या होता है बच्चों, यानी जब शीतल वायु क्या होती है, जब ठंडी वायु क्या होती है, गर्म वायु के ऊपर की ओर चली जाती है या धकेलती है तो उसे हम शीत वताग्र कहते हैं।
और उष्ण वताग्र क्या होते हैं, जब गर्म वायु क्या करती है, आक्रामक रूप से क्या होती है, ठंडी वायु के ऊपर चली जाती है, तो उसे हम उष्ण वताग्र कहते हैं। एक अधिविष्ट वताग्र होता है, इसमें क्या होता है, एक वायु राशि धरातल से क्या होती है, पूर्ण रूप से ऊपर उड़ जाती है, यानी जमीन से क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है, तो उसे अधिविष्ट वताग्र कहा जाता है। एक होता है अचर वताग्र। अचर वताग्र का मतलब क्या होता है, जब वताग्र स्थिर हो जाए या कोई भी वायु ऊपर ना उड़े, ठीक है ना, और वताग्र मध्य अक्षांशों में निर्मित होती है और तापमान में अचानक क्या आ जाए बच्चों, बदलाव आ जाए, तो इसे अचर वताग्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आखिर ओस का मतलब क्या होता है। ओस क्या होता है, ओस बनने की अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है। आप सभी को पता है ओस संघनन का ही एक रूप है। दिन के समय जब पृथ्वी गर्म हो जाती है और रात्रि के समय जब ठंडी हो जाती है, तो कभी कभी पृथ्वी का जो तल इतना ज़्यादा ठंडा हो जाए, जमीन जो होती है बच्चों इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि उसे छूने से क्या होता है, तापमान इतना, मतलब जब जमीन को छूते हैं ना, तो तापमान क्या होता है, कम हो जाता है और वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लग जाता है और वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है, आपने देखा होगा ठंडियों में क्या होता है, जो छोटी छोटी बूंदें नहीं होती, जो पेड़ पौधों या पत्तियों पर क्या होती है, मतलब जम जाती है, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, ओस कहते हैं। और ओस बनने के मुख्य अगर देखा जाए, ओस किस प्रकार से बनता है, तो उसके लिए लंबी रातें चाहिए, ठीक है, मेघ रहित आकाश, यानी बच्चों आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, ओशांक का हिमांक से ऊंचा होना चाहिए। तो ये सभी दशाएं होती है, तब जाके क्या बनेगा बच्चों, ओस बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, वर्षा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अगर बात की जाए वर्षा के, तो आप सभी को तो जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु क्या होती है बच्चों, ऊपर की ओर उड़ जाती है और वो ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का क्या धीरे धीरे बच्चों संघनन होने लग जाता है। तो इस प्रकार जलकण जो होते हैं पैदा होते हैं और वो वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों के साथ क्या होती है, एकत्रित हो जाते हैं और हमारे वायु में तैरने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, मेघों या बादलों का निर्माण होता है। और किसी भी बच्चों, मतलब ये जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, जब इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इनमें जो मतलब जो जल उतना भारी हो जाता है, तो अगर ये किसी अन्य अवरोध से जब टकराती हैं, तो जल के रूप में पृथ्वी पर क्या होती है, वर्षा होती है। इसी को ही वर्षा कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है बच्चों संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है, जब भूतल बहुत गर्म हो जाती है, जमीन जब बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके साथ लगने वाली वायु भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और वायु गर्म होकर क्या होती है, फैलती है या ऊपर की तरफ उठती है और हल्की वायु ऊपर उठने लगती है और ये संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर ये वायु क्या करती है बच्चों, ठंडी हो जाती है और उसके उपस्थित जो जलवाष्प का क्या हो जाता है बच्चों, संघनन होने लग जाता है और संघनन से क्या होती है बच्चों, कपासी मेघ का निर्माण होता है, जिससे घंघोर वर्षा होती है। इसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। कपासी मेघ आपने सुना होगा, ठीक है ना, रुई की तरह होती है, ठीक है ना, इससे काफ़ी घंघोर वर्षा होती है। एक होती है बच्चों पर्वतकृत वर्षा। पर्वतकृत वर्षा का मतलब क्या होता है कि जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे सपोज करो ये पहाड़ है, तो यहाँ से जो क्या होता है, जो जलवाष्प क्या होता है, ये ऊपर की तरफ, पहाड़ के ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, और ठंडी होने से ये संतृप्त हो जाती है, ऊपर चढ़ने से जलवाष्प संघनित होने लग जाता है और इससे क्या होता है, जो पहाड़ के ऊपर ये बादल टाइप सा बन जाता है, इससे वर्षा होती है। इसे ही क्या कहते हैं, पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर्वत की श्रेणी समुद्र के निकट पाई जाती है, जहाँ पर्वत समुद्र के निकट पाया जाता है और यहाँ से धीरे धीरे क्या होता रहेगा बच्चों, वर्षा होती रहेगी। आपने उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई बार देखा होगा, अगर गए होंगे तो आप लोग, ठीक है। अब बात करते, एक होती है बच्चों चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा का मतलब, चक्रवाती वर्षा क्या होती है, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को वताग्री वर्षा भी कहते हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उष्ण या वायु राशि हल्की होने के कारण क्या होती है बच्चों, उत्पन्न होती है। इससे गर्म पवनें भी उत्पन्न होती हैं और जलवाष्प का संघनन हो जाता है और वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है बच्चों, यानी कौन कौन से, संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब बात करते हैं बच्चों आखिर बादल कैसे बनते हैं और बादलों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। आप सभी को पता है बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूलकणों के केंद्रकों के चारों ओर, जैसे कोई धूलकण है, ठीक है, इनके चारों ओर क्या होता है, जिस प्रकार से जलवाष्प संघनित होने लग जाता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल, जिससे क्या होता है बादलों का निर्माण होता है। और पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है और उनकी विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे अगर बात की जाए, पहला होता है बच्चों पछाब मेघ, ठीक है ना। जो पछाब मेघ का मतलब क्या होता है, इनका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ये काफ़ी पतले और बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जो पंख के समान होते हैं बच्चों।
और याद ना, पछाब मेघ हमेशा क्या होंगे, सफ़ेद रंग के होंगे। दूसरा होता है कपासी मेघ, ये रूई के समान होते हैं बच्चों, ठीक है, और इनकी ऊंचाई 4000 से 7000 मीटर पर ये पाए जाते हैं, और ये छितरे या इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देंगे और चपटे आधार पे होते हैं ये, ठीक है, कपासी मेघ। तीसरा आता है बच्चों स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ का मतलब क्या होता है, स्तरीय मेघ क्या होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो आकाश में बहुत या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रित होने से इस प्रकार के बादल बनते हैं। एक होता है वर्षा मेघ। वर्षा मेघ का मतलब क्या होता है, ये काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, और ये क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं और सूर्य की किरणों को बच्चों ये पार ही नहीं होने देते, ठीक है बच्चों। और वर्षा में एक मोटे जलवाष्प की आकृति, मतलब आकृति विहीन सहती होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये होती है बच्चों वर्षा के प्रकार। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रीन हाउस गैसों के से विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। आप सभी को पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और आपका मीथेन हो गया, इन सब गैसों से क्या हो रही है, मीथेन हो गया, और मतलब और बहुत सारी प्रकार की जो गैसेज होती हैं, इनसे ग्रीन हाउस गैसों का वृद्धि हो रही है, जिसके कारण विश्व का तापमान क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। इसे ही भूमंडलीय तापन या ऊष्मन कहते हैं। और भूमंडलीय ऊष्मन वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर डिपेंड करता है। जब ये बढ़ जाता है तो भूमंडलीय तापन भी बढ़ जाता है। अब इससे प्रभाव क्या होता है बच्चों, तो इससे जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर जितना भी बर्फ़ होता है वो पिघलने लग जाता है, जिससे क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और तटवर्ती क्षेत्र क्या होंगे बच्चों, डूब जाएंगे। जैसे मुंबई में ढाका, मालदीव, ये सारे के सारे क्या होते हैं, भूमंडलीय तापन बढ़ेगा तो सारे सारे द्वीप जो होंगे वो पानी में, समुद्र में डूब जाएंगे। और समुद्र का खारा पानी क्या हो, धरती के मीठे पानी में क्या हो जाएगा, को खराब कर देगा, ठीक है बच्चों। अब पर्वतों की हिमानी यानी जो बर्फ़ पिघलने से नदियों में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये सारे प्रभाव होंगे जब भूमंडलीय तापन होगा। अब बात करते हैं बच्चों गंभीर सागरीय मैदान किसे कहा जाता है। तो बच्चों महाद्वीपीय ढाल समाप्त होते हैं, जब महाद्वीपों के जब ढाल समाप्त हो जाता है या मंद पड़ जाता है, सपोज करो अगर बात की जाए, मैंने कहा ये महाद्वीप है, ठीक है ना, तो यहाँ अगर महाद्वीप समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, इसके नीचे क्या होगा, इस टाइप से होगा, ये महाद्वीप है, ठीक है, और ये सारा हमारा क्या है बच्चों, पानी है। तो ये एक विशेष समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल कितना होता है बच्चों, जिसका ढाल कितना होता है, 19 अंश से भी कम होता है। महासागरों का जो तल का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा होता है। ये लगभग सभी महासागरों और बहुत से समुद्रों में उपस्थित होते हैं, और इनकी जो बच्चों गहराई होती है वो 13,000 से 6,000 मीटर तक होती है। और ये मैदान क्या होते हैं बच्चों, मिहीन कणों और अवसादों के मृतकों से क्या होते हैं बच्चों, बने होते हैं। गंभीर सागरीय मैदान जिन्हें कहा जाता है। एक होता है बच्चों नीतल पहाड़ियाँ। नीतल पहाड़ियों का मतलब क्या होता है बच्चों, नीतल पहाड़ियाँ महासागरीय नीतल पर हज़ारों की संख्या में ऐसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो समुद्र के जल में डूबी होती है। मतलब जैसे क्या होता है, अगर मैं मानूँ ये समुद्र है, ठीक है, तो इसके अंदर समुद्र में पानी है, ठीक है, तो ये पहाड़ इसी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, नीतल पहाड़ियाँ यहीं होती हैं, लेकिन ये पानी के ऊपर नहीं आती, पानी के नीचे ही होती है, ठीक है ना। और इनका शिखर क्या होता है, 1000 मीटर या इससे अधिक ऊपर तक उठा होता है, ठीक है ना बच्चों, जिसे समुद्री पर्वत या नीतल पहाड़ी भी कहा जाता है। जबकि सपाट पर्वत, जैसे जो सपाट होता है ना बच्चों, सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को क्या कहा जाता है, गाइयाट कहा जाता है। और इन सभी आकृतियों का निर्माण क्या होता है बच्चों, ज्वालामुखी के कारण होता है। और सबसे अधिक नीतल पहाड़ियाँ बच्चों कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जल चक्र से आप क्या समझते हैं, जल चक्र के बारे में बच्चों। तो आप सभी को जल चक्र के अगर बारे में बात की जाए तो ये चक्र करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर मतलब कार्यरत है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, जल अपनी अवस्था में स्थान निरंतर बदलता रहता है, और जल चक्र के रूप में महासागरों से जो धरातल पर जल वापस आता रहता है, ठीक है। महासागरों के तल से ये जल वाष्पीकृत होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प क्या होता है बच्चों, संघनित होने लग जाता है, ठीक है, जिससे बादल बनते हैं, और बादलों के द्वारा क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर वर्षा होती है। और यही जो जल नदियों के रास्ते महासागरों में वापस चला जाता है, और जल की इसी चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार जल चक्र स्थल, जल और वायुमंडल को एक दूसरे से जोड़ता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है महासागरीय जो है, महासागरीय जल की लवणता किन कारणों से प्रभावित होती है, लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब है महासागरीय जल की लवणता, यानी महासागर का जो पानी है वो हमेशा आप दिखाई देगा खारा, ठीक है। तो आखिर उसका कारण क्या है, तो बच्चों पहला क्या है, मतलब लवणता किन कारणों से होती है,
तो पहला क्या, जल की आपूर्ति है। ठंडे जल में क्या होता है, गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है। जो ठंडा पानी होता है उसमें खारापन कम होगा और गर्म पानी में हमेशा लवणता क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। और नदियों के मुहाने पर लवणता क्या होती है, इसलिए बच्चों कम दिखाई देती है। दूसरा क्या, वाष्पीकरण की मात्रा, यानी क्या होगा बच्चों, ध्रुवों और अक्षांशों पर कम क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, जबकि कर्क और मकर रेखा पर क्या होता है, अधिक वाष्पीकरण होता है। जिसके कारण कर्क और मकर रेखा पे जो महासागर में जो पानी होता है उनमें ज़्यादा खारापन देखा जाता है। महासागर यानी ठंडी धाराओं में लवणता कम होती है और गर्म धाराओं में क्या होती है बच्चों, लवणता ज़्यादा पाई जाती है। यानी ठंडी धाराओं में खारापन कम होता है और गर्म धाराओं में मतलब खारापन ज़्यादा होता है। अब लवणता का क्षैतिज वितरण के बारे में बात करते हैं। तो यार विश्व के विभिन्न सागरों में जल की लवणता का विस्तार अलग अलग है। इनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए बच्चों, कर्क और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा क्या अधिक होती है, क्योंकि वाष्पीकरण यहाँ ज़्यादा होता है। वर्षा अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता क्या होती है बच्चों, कम होती है, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है इन क्षेत्रों में, तो क्या होता है मतलब यहाँ कम वो दिखाई देता है लवणता। ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि बर्फ़ है बच्चों, ठीक है ना, इसी कारण। और याद रखिएगा सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, हमारा मृत सागर है। मृत सागर डी से डेथ ओशन कहा जाता है। और जब लवणता ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी अर्थात घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मृत सागर यानी डेथ ओशन में कोई लोग मतलब डूबते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समुद्र के नीचे जाने पर तापमान किन परतों का सामना करना पड़ता है। जब हम समुद्र के नीचे जाएंगे तो किन किन मतलब परतों का हम लोग सामना करेंगे तापमान के। तो समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु व अन्य तत्व समाहित होते हैं जो क्या समुद्री तापमान के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की नीचे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे समुद्री तापमान में क्या पाई जाएगी बच्चों, भिन्नता पाई जाएगी। इसको निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे अगर प्रथम स्तर पर जाएंगे हम लोग, तो प्रथम स्तर यानी फर्स्ट लेवल पर जाएंगे तो इसमें जो तापमान होता है ना बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूँ ज़मीन से हम लोग 500 मीटर की नीचे जाएंगे तो यहाँ तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, ठीक है। दूसरा है द्वितीय स्तर, इसे थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता भी कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है गहराई बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान बहुत घटने लग जाता है। इसकी मोटाई 500 से लेकर 1000 मीटर तक होती है। जब यानी समुद्र के 500 से 1000 मीटर तक जाओगे तो उसे दूसरी अवस्था थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता में पहुँच जाओगे। तीसरी अवस्था, ये स्तर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बच्चों, ठीक है ना, और गंभीर सागरीय तली होता है। और अंटार्कटिका वृत्तों से सतही जल का तापमान 0 से भी कम हो जाता है बच्चों। यानी हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्तर में जाएंगे तो काफ़ी तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। बर्फ़ जम जाती है इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाती हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ और यहाँ पूरा अंधेरा होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तरंगों और धाराओं में क्या अंतर होता है। आखिर तरंग और धारा में अंतर क्या होता है। तो तरंगों का जो जल ऊपर से नीचे की ओर और आगे पीछे होता है, मतलब जो तरंगे होती है ना बच्चों, उसमें जल ऊपर नीचे होता है या आगे पीछे होता है, और वे अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं, मतलब यानी तरंगे अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं। तरंगे केवल जल और स्थल तक ही सीमित होती हैं, और तरंगों का वेग वायु के प्रचलन पर निर्भर करता है कि हवा कितना तेज चल रही है, और तरंगों का आकार जल की गहराई पर निर्भर करता है कि जल कितना ज़्यादा डीप है। अब बात करते हैं धाराओं के बारे में। तो बच्चों क्या होता है, जो धाराएं होती हैं, अगर बात की जाए धाराओं के बारे में, तो धाराओं में जल अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। धाराएं प्राप्त गहराई तक प्रभावकारी होती हैं, और धाराएं स्थायी पवनों के प्रभाव से चलती हैं और ठंडे तटों को गर्म कर देती हैं। धाराएं सदैव विशाल आकार की होती हैं, और इनके मिलने वाले क्षेत्र में क्या होते हैं, मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और तरंगें स्थायी होती हैं और सदा बनती और बिगड़ती रहती हैं, याद रखिएगा। धाराएं सदा स्थायी होती हैं और ये निरंतर निश्चित दिशा की ओर बहती रहती हैं, अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, एक ही दिशा की ओर चलती रहती हैं। अब बात करते हैं बच्चों ज्वार भाटा के बारे में। तो आशा भी होता है जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से जुड़ी होती है तो उसे ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, और भाटे के समय खाड़ी से वो क्या होता है, बाहर निकल आता है। और खाड़ी के अंदर और बाहर जाने की ओर को हम क्या कहते हैं, तो खाड़ी के अंदर और बाहर की ओर जल के इस प्रवाह को हम ज्वारीय धारा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, ज्वारीय धारा। मैं ज्वार भाटा नहीं बोला, ज्वारीय धारा बोला है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ अब बात करते हैं ज्वार भाटा और नौचालन में क्या प्रभावित करता है, या ज्वार भाटा नौचालन को कैसे प्रभावित करता है। तो आप सभी को पता ही है कि नंदमुखी पर स्थित बंदरगाहों तक साधारण जहाज नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। जो रिवर माउथ होता है वहाँ क्या होता है, बंदरगाहों तक जहाज नहीं पहुँच पाते, किंतु ज्वार से जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जहाज बंदरगाहों तक मतलब काफ़ी आसानी से पहुँच जाता है, और माल उतारने के बाद गहरे सागर में वापस
ज्वार भाटा के साथ क्या होता है बच्चों, वापस आ जाता है। इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण हुगली नदी और टेम्स नदी पर कोलकाता और लंदन जैसे बंदरगाह बन पाए हैं, जिनका दोनों देशों के साथ क्या होता है, विश्व में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ज्वार के साथ क्या होती है, जहाज मतलब बंदरगाहों तक जाएंगे और भाटे के साथ वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों, एक होता है अपसोर उपसोर में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो अपसोर उपसोर में देख लीजिएगा बच्चों, जैसे अगर बात की जाए हमारा पृथ्वी है, तो अगर बात की जाए कि मतलब 3 जनवरी को क्या होता है, 3 जनवरी के आसपास क्या होता है, जो पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर होती है, ठीक है बच्चों, इसे उपसोर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, उपसोर। यानी जब सूर्य क्या होता है, पृथ्वी के निकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसोर कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। ठीक है बच्चों, और जब क्या होता है, जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से दूर होता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपसोर, जो 4 जुलाई को होता है। याद रखिए 4 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, आखिर ज्वार भाटा क्या होता है, इसके महत्व क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, समुद्र का जल स्तर सदा एक जैसा नहीं होता है, ये नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे उतरता है, और समुद्री जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही ऊपर की तरफ जाता है तो ज्वार कहते हैं, नीचे की तरफ आता है तो बच्चों क्या कहते हैं, उसे भाटा कहते हैं। जब समुद्र की लहरें ऊपर की ओर जाती है तो ज्वार कहते हैं, नीचे की ओर आती है तो उसे भाटा कहते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या में क्या होता है, ज्वार की ऊंचाई क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये महीने में 2 बार आती है बच्चों। ज्वार भाटा की अगर प्रकार की बात की जाए तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अगर इसे मतलब जैसे इसे आवृत्ति के आधार पर कितने भागों में, जैसे अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है, दैनिक ज्वार होता है बच्चों, मिश्रित ज्वार होता है, ठीक है ना। और ऊंचाई के आधार पे उच्च और बृहद ज्वार कहा जाता है, और निम्न अथवा लघु ज्वार भी कहा जाता है। इसके बारे में एक बार आप वीडियोज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। अब आखिर बात करते हैं, आखिर इन ज्वार भाटा के आखिर महत्व क्या होता है। तो आप सभी को पता है, नंदमुखों पर समुद्री जहाज इससे आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता हुगली नदी। मछलियाँ पकड़ने में नाविकों को काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलता है, क्योंकि नाविक क्या होते हैं, ज्वार मतलब भाटे के सहारे मतलब समुद्र के केंद्र में चले जाते हैं और ज्वार के सहारे वापस वो आ जाते हैं। ज्वार भाटा से तटीय जो गंदगी होती है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, साफ़ हो जाती है। तो ये ज्वार भाटा क्या होते हैं बच्चों, महत्व होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ज्वार भाटे से बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुएं क्या हुए हमें प्राप्त होती है, जो शंख, सीप, घोंगे इत्यादि ये समुद्री किनारे तक आ जाते हैं। ज्वार भाटा के कारण क्या होता है बच्चों, जो समुद्री जल होता है हमेशा गतिमान होता है, जिसके कारण शीत प्रदेशों में पानी जमा नहीं हो पाता। ज्वार भाटे से क्या होता है बच्चों, बहुत सारे क्षेत्रों में इस प्रकार की ऊर्जा का प्राप्त होती है। तो ये सारे बच्चों क्या होते हैं, ज्वार भाटा के महत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैव विविधता के किन्हीं 3 स्तरों का वर्णन कीजिए। पहला होता है बच्चों अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता का मतलब क्या होता है कि अनुवांशिकता क्या होती है, जो किसी प्रजाति में जीवों का वर्णन करती है। क्या करती है बच्चों, प्रजाति के जीवों का वर्णन करती है। और जीवन निर्माण के लिए जीन्स, यानी जो हमारी जीन्स होती है ना, एक मूलभूत इकाई होती है जो किसी प्रजाति के जीव की विविधता को दर्शाती है। ठीक है, इसे अनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। जीन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का मतलब क्या होता है, जो किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की अनेक रूपता दिखाई देती है। ठीक है ना, उन्हें प्रजातियों की संख्या में संबंधित है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है उन्हें हम विविधता या हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कोई क्षेत्र है जहाँ शेर भी हैं, बाघ भी हैं, हिरन भी हैं और अलग अलग जानवर हैं, तो उसे हम प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। एक होता है बच्चों पारितंत्रीय विविधता, यानी जैसे क्या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारितंत्रीय विविधता पारितंत्रों की संख्या तथा उनके वितरण से संबंधित होती है। पारितंत्रीय प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, आवास स्थानों की भिन्नता के द्वारा ये बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, IUCN द्वारा पौधों एवं जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला होता है बच्चों संकटापन प्रजातियाँ। ठीक है, संकटापन प्रजातियाँ क्या होती है, इसमें वह प्रजातियाँ आती हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। ठीक है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, IUCN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है। और विश्व के सभी संकटापन प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट
जो होती है ना रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित कौन करता है, यही करता है। एक होता है सुभेद्र प्रजातियाँ। सुभेद्र प्रजातियों का मतलब क्या होता है बच्चों, ये ऐसी प्रजातियाँ होती हैं यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है, और भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनकी संख्या लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है और उनका जीवित रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक होते दुर्लभ प्रजातियाँ। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर तक क्या हो रही है बच्चों, सीमित हो रही है, या बड़े क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विरल होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा कि जैव विविधता के सम्मेलन के लिए किए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण में मदद की गई है, इस कथन की परख कीजिए। संकटापन्न प्रजातियों के लिए क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। प्रजातियों की लुप्त होने से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं और प्रबंधन चलाए जा रहे हैं बच्चों। खाद्यान्नों की किस्में जैसे चारे या पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी, पेड़, पशुधन, जीव जंतु और उनकी अन्य प्रजातियों की किस्मों को क्या किया जा रहा है बच्चों, संरक्षित किया जा रहा है। प्रत्येक देश क्या कर रहा है, वनों के वनों में रहने वाले जो जीव जंतुओं के आवास को चिन्हित कर रहा है और उनको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के लिए स्थान क्या किया जाए, लगातार सुरक्षित किए जा रहे हैं। वन्य जीव और पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप बनाया जा रहा है। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जैव विविधता का आर्थिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व हमें बताना है। तो अगर आर्थिक महत्व के बारे में बात की, देखो सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैव विविधता को संसाधन के उन भंडारों के रूप में समझा जाता है जिनकी उपयोगिता जैसे भोज्य पदार्थ हो गया, हम लोग जैव विविधता की औषधि बनाने के लिए, भोजन करने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए, जैव संसाधनों में जैसे आपको पता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो काफ़ी जानवरों की हड्डियों से या अन्य चीज़ों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हाथी के दांत से ना लड़कियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो रही है। साथ ही ये संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य, दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व से क्या है बच्चों, जो मानव को जैव विविधता के लिए क्या होते हैं, फलस्वरूप उत्पन्न होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आर्थिक महत्व है। एक होता है बच्चों पारिस्थितिक महत्व। पारिस्थितिक महत्व कैसे है बच्चों, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न विखंडित करती है। जीव और प्रजातियाँ क्या करती हैं, ऊर्जा ग्रहण कर उनका संग्रहण करती है और कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करती है और विखंडित करती है। परितंत्र में जल एवं पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होता है। ये वायुमंडल गैस को स्थिर करती है, जलवायु को नियंत्रित करती है और ये पारितंत्र क्रियाएं मानव जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पारितंत्र में क्या होता है बच्चों, जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस पारितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होंगी, वो पारितंत्र उतना अधिक क्या होगा बच्चों, स्थायी होगा, ठीक है ना, जितना जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे। एक होता है वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिकों के अध्ययन से वर्तमान में मिलने वाली जब प्रजातियों से हम ये जान सकते हैं कि जीवन का आरंभ, जो हमारे पास जैसे कोई पुराना जीव जंतु मिल जाए, ठीक है ना, जो लुप्त हो चुका है, अगर वो मिल जाएगा तो इससे हमें आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, जीवन का आरंभ किस प्रकार से हुआ था, भविष्य में ये कैसे विकसित होगा। पारितंत्र को कायम रखने और प्रत्येक प्रजाति की भूमिका का मूल्यांकन भी जैव विविधता के अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो महाविविधता केंद्र का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां संसार के सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हें हम महाविविधता वाले केंद्र कहते हैं, जहां सबसे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। और इन देशों की संख्या कितनी है बच्चों, 12 हैं। जैसे मैक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या है बच्चों, हॉटस्पॉट हैं, महाविविधता वाले केंद्र हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने और संरक्षित करने के लिए, उनके विस्तार करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया है बच्चों, जीव प्रजातियों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। जैसे आप सभी को पता है, वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो नेशनल पार्क और पशु विहार क्या किए गए थे बच्चों, स्थापित किए गए थे। और दूसरा क्या था, वो जो बायोस्फीयर रिजर्वेशन है ना, यानी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की गई थी, जहां वन्य जीव और अपने प्राकृतिक आवास पर निर्भय होकर रह सके और प्रजातियों को क्या हो सके बच्चों, विकास हो सके। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया था।
अब बात करते हैं आखिर ये जैव विविधता की हानि हो क्यों रही है, आखिर जीव जंतु क्यों मारे जा रहे हैं। तो पहला आवास में कमी यानी रहने योग्य में कमी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, जीव जंतुओं के रहने के लिए जगह कम होती जा रही है। विदेशी जातियाँ प्रदूषण की मात्रा में लगातार बढ़ती जा रही है। वनों का लगातार कटाई होती जा रही है, शिकार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बाढ़ आ रही है, भूकंप जैसी स्थितियाँ आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, जीव जंतु लगातार क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो ये रहा बच्चों वर्ल्ड वाली बुक की कंप्लीट वीडियो। ठीक है, जो मैंने मैंने आप लोगों को पेपर के अगर लिहाज से देखा जाए, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने करवा दी हैं। हाँ, कुछ वीडियो चैप्टर्स की रह चुकी हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ये जितना मैंने वीडियो भेज रखी है, अपलोड कर रखी है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।